नमस्ते हिमाचल, मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा और इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत करती हूं। हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश की अहम खबरों का। चंबा से सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जहां के जोत मार्ग पर कार में जिंदा जले बीएसएफ के जवान के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बीएसएफ जवान को जिंदा पकड़ा है। चंबा पुलिस ने जवान को बेंगलुरु में धर दबोचा। इसे लेकर पुलिस जल्द पूरे मामले का खुलासा करेगी। आपको ये बता दें कि 29 जून को चंबा जोत मार्ग पर एक हादसे में कार में आग लगी थी, जिसमें गांव गेही निगोट के निवासी बीएसएफ जवान की जिंदा जलकर मौत हुई थी। कार के नंबर और परिजनों की पहचान पर शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था, लेकिन इस पूरे मामले में शक पैदा हो रहा था और चंबा पुलिस गुपचुप तरीके से मामले की जांच कर रही थी। अब आज इस बीएसएफ जवान को कोर्ट में पेश किया जाएगा और जांच की जाएगी कि कार में मौजूद शख्स आखिर कौन था। तो चंबा से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जो बड़ा पेचीदा सा मामला नजर आ रहा है। बीएसएफ जवान की कुछ दिनों पहले कथित मौत हुई थी, परिजनों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन चंबा पुलिस गुपचुप तरीके से पूरे मामले की जांच कर रही थी और अभी बड़ा खुलासा हुआ है। हेम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। हेम, ये पूरा फिल्मी सीन नजर आ रहा है, जरा तफसील से बताइए, डिटेल्स बताइए कि आखिर ये माजरा है क्या। जास्मिन, देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला जो है सामने आया पुलिस ने, क्योंकि 29 जून को चंबा जोत मार्ग पर एक कार हादसे में एक कार जली थी और उसमें एक जवान के जो जिंदा जल जाने की जो बात थी वो पुलिस द्वारा कही गई थी। और पोस्टमार्टम के बाद हारने के बाद यह है कि पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को वो शव भी दे दिया गया था। वहां पर विधिवत तरीके से जो हिंदू मान्यता के अनुसार जिस तरह से वहां पे क्रियाक्रम वगैरह किया जाता वो भी हो गया था। लेकिन पुलिस को शक था, क्योंकि वो कार जो थी वो सड़क पर ही जली हुई पड़ी हुई थी। अगर दुर्घटना होती तो कार खाई में क्यों नहीं गिरी, तो पुलिस को इस पे शक तो था। फिर फोरेंसिक टीम को जब बुलाया तो गुपचुप तरीके से इस पर पूरी तरह से जो है कार्रवाई की गई, छानबीन की गई। तो बाद में जो ये एक जवान था, जो युक्त जवान था जो बीएसएफ का बताया जा रहा है, वो बेंगलोर में जो है उसे दबोचा गया है। तो अब ये सारा ड्रामे के पीछे क्या खास बात रही है, इस बारे में जो पुलिस को जितनी भी जानकारी है वो आज जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा करेंगे और इसके पीछे क्या क्या निकलता है, क्योंकि बहुत एक फिल्मी ड्रामा इसे कहा जा सकता है। इस ड्रामे के पीछे क्या क्या खास बात रही होगी वो पुलिस जो है पूरी जानकारी। यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल ये हो जाता है कि कार में जिस व्यक्ति के जिंदा जलने की खबर मिली थी, जिसका पोस्टमार्टम भी करा दिया गया, परिजनों के सुपुर्द कर कर्मकांड भी कर दिया गया, आखिर वो शख्स कौन था? इस एंगल से क्या पुलिस छानबीन कर रही है? यही जो एक मेन जो बात है कि आखिर जिस दिन ये हादसा हुआ था, वो कार में जिस व्यक्ति को जवान बताया जा रहा है, बीएसएफ का जवान जला हुआ बताया जा रहा है, तो वो आखिर व्यक्ति कौन था? पुलिस ने तो इस व्यक्ति जो ये जवान है तो जिंदा पकड़ लिया, लेकिन वो व्यक्ति कौन था, इस बात का जो है पूरा जो है खुलासा किया जाएगा। और आज ही जो पुलिस जो है इस जिस व्यक्ति को पकड़ा है, जवान को पकड़ा है, उसे कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद जो कुछ भी जानकारी है वो पुलिस द्वारा आज जो है साझा की जाएगी। जी जास्मिन, ठीक है हेम, आप नजर बना के रखें। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चंबा पुलिस बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और फिर इस मामले से जुड़े कई सवालों के जवाब हो सकता है वहां से निकल कर आए। बहुत शुक्रिया हेम हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए मनाली से खबर है, जहां जगतसुख और करंजा नाले में देर रात आई बाढ़ से मलबा सड़क और घरों में घुस गया। इस मलबे की वजह से मनाली कुल्लू लेफ्ट बैंक मार्ग बाधित हो गया है और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस फ्लैश फ्लड से सेब के बगीचों को भी खासा नुकसान हुआ है। तो कुल्लू मनाली में बाढ़ से कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मनाली के जगतसुख और करंजा नाले में ये बीती रात बाढ़ आई है, मलबा सड़क और घरों में घुस गया है। वहीं लेफ्ट बैंक की अगर बात करें तो वहां पर सड़क बाधित है, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। वहीं मणिकरण गुरुद्वारा सिंह साहिब के समीप भारी बारिश से 10 से 12 दुकानों में मलबा घुस गया है और इससे दुकानों को काफी नुकसान हुआ है। तो मणिकरण से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मणिकरण साहिब गुरुद्वारा के पास की तस्वीरें हैं। वहां बनी कुछ 10 से 12 दुकानों को ये खासा नुकसान हुआ है। बाढ़ और बारिश की वजह से कुल्लू घाटी पूरे तरीके से पानी में डूबी हुई है।
मलबा लोगों के घरों में और दुकानों में घुस गया है। वहीं कुल्लू में भारी बाढ़ के चलते प्रभावित क्षेत्रों के लिए जिला प्रशासन राहत सामग्री पहुंचा रहा है। शाक्टी, मरौड, शुगाड़ सरीखे दुर्गम क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाना ही एकमात्र विकल्प है। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि हिमालयन नेशनल पार्क के साथ सटे शाक्टी, मरौड, शुगाड़ के लिए राहत सामग्री एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही है। इन क्षेत्रों में 20 किलोमीटर दूर पैदल ही गांव में पहुंचना पड़ता है। इस एरिया में 60 परिवारों के करीब 150 लोग रहते हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से डॉक्टर, फार्मासिस्ट की टीम भी गांव में भेजी जा रही है। ये वो दुर्गम इलाके हैं जहां पर सड़क सुविधा अभी तक नहीं है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन, राहत सामग्री पहुंचाना ही एकमात्र यहां पर सॉल्यूशन है। यहाँ तक कि राहत सामग्री की बात है तो जैसा हमने पहले भी बताया था कि जो हमारे दूर दराज के 3 गांव हैं जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बिल्कुल कोर जोन में आते हैं, शाक्टी, मरौड और शुगाड़ गांव, यहाँ पे इंटरनल कनेक्टिविटी भी इन गाँव की पूरी तरह से टूट चुकी है। इसके अलावा बाकी एरियाज से जो इनकी कनेक्टिविटी है वो भी टूट चुकी है और यूजुअल टाइम्स में भी लास्ट रोड पॉइंट से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर ये गांव है। तो आज की परिस्थिति में हम समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल। कुल्लू में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हुए भारी नुकसान का इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम कई जगहों जाकर जायजा ले रही है। कुल्लू में 9 जुलाई से लेकर अब तक भारी बारिश और बादल फटने से करीब 1000 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन हुआ है। वहीं अभी भी दुर्गम क्षेत्रों में कई सरकारी योजनाओं और सरकारी भवनों की संपत्ति के नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जिससे नुकसान का ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। अभी हमारे यहाँ पे इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम जो है जो इस पूरे नुकसान का जायज़ा लेने के लिए कुल्लू ज़िला में वो भी आई हुई है। अभी तक जो लॉस का आकलन किया गया है विभागों द्वारा वो लगभग 1000 करोड़ के आसपास की फिगर है, जो स्टेट के विभिन्न डिपार्टमेंट्स का लॉस है, जिसमें NHAI का लॉस इसमें इंक्लूडेड नहीं है और ना ही जो हमारे प्राइवेट हाउसिंग का या प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान है वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और इस नुकसान के आंकलन में भी अभी वृद्धि की संभावना है, क्योंकि अभी भी जो है बहुत सारी स्कीम्स का और कुछ चीज़ों का आंकलन विभागों द्वारा किया जा रहा है और इसको लेकर आज सेंट्रल टीम को भी केंद्रीय दल ने आज किन्नौर का दौरा करने का तय किया है। इससे पहले शिमला के ठियोग, जुब्बल कोटखाई और रोहडू क्षेत्रों का दौरा किया और भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया गया। इसके अलावा केंद्रीय दल ने प्रभावित लोगों से भी मिलकर नुकसान की जानकारी ली। आपको बता दें कि केंद्रीय दल में सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय के अधीक्षक अभियंता वरुण अग्रवाल, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के उपायुक्त डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के निदेशक शैलेश कुमार और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र के वैज्ञानिक अभिनव शुक्ला शामिल हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी राजेंद्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, ये जो अंतर मंत्रालयी टीम हिमाचल प्रदेश पहुंची है, अलग अलग जिलों में जाकर नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान अभी तक कुल्लू में आंका गया है, 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है और माना यह जा रहा है कि अगर रिमोट एरियाज को भी काउंट किया जाए तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है। किन्नौर का आज दौरा होना है, इससे पहले शिमला के कुछ जो गाँव है वहां का दौरा किया है। किस तरीके से ये टीम छानबीन कर रही है और किस तरीके से नुकसान का आकलन किया जा रहा है, राजेंद्र? जैस्मिन, बिल्कुल टीम स्पॉट पर जा रही है जहां पर नुकसान हुआ है और उसके बाद आकलन किया जा रहा है। वहां का शिमला ज़िला में कुछ एक स्थानों पर पहले दिन गए, उसके बाद मंडी ज़िला में कुछ एक स्थानों पर गए, कुल्लू ज़िला का दौरा चला हुआ है। इसके अलावा आज किन्नौर का दौरा है, लाहौल स्पीति का कुछ एक जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ का दौरा होना है। तो तमाम क्षेत्रों में टीम जा रही है और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, चाहे DC, SP या फिर आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े हुए, राजस्व विभाग से जुड़े हुए जो आला अधिकारी हैं, वो साथ में जाकर मौके का मुआयना कर रहे हैं और आकलन किया जा रहा है। और अभी तक का जो मोटा मोटा आकलन प्रदेश सरकार की तरफ से भी किया गया है वो 4895 करोड़ से अधिक हो गया। लगभग 5000 करोड़ का ऑफिशियल हम डाटा कह सकते हैं जो सरकार की तरफ से कलेक्ट किया गया है।
लेकिन इसमें NHAI का डाटा इंक्लूड नहीं है। NHAI का बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है, खासकर मंडी से आगे जो हम कह सकते हैं पूरा जो मनाली ले पूरा मार्ग है चंडीगढ़ से लेकर, ये मंडी से आगे बहुत क्षतिग्रस्त है, बहुत एक स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। इसका आकलन वो अलग से होगा। इसके अलावा जो केंद्रीय और एजेंसीज हैं उनके डिपार्टमेंट का जो नुकसान हुआ है वो अलग से है। लेकिन अब जो अनुमान लगाया जा रहा है मोटा मोटे तौर पर वो 6 से 7 हज़ार करोड़ तक हिमाचल प्रदेश में नुकसान पहुंच सकता है सभी विभागों को मिलाकर। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल डाटा है वो 4,800 करोड़ से अधिक का है, लगभग 5,000 करोड़ से अधिक का है। इसके अलावा त्रासदी अभी भी जारी है। मॉनसून क्योंकि हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ ही है अभी, तो ऐसे में लगातार अब घटनाएं सामने आ रही हैं। अब एक भारी बारिश का स्पेल इन दिनों हो चुका है। लगभग पिछले 20 दिनों की अगर हम बात करें तो भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। और अब जहां भारी बारिश हो चुकी है वहां हल्की सी बारिश होने के बाद भी अब नुकसान हो रहा है। सैंज घाटी में हमने देखा रात को दोबारा से बादल फट गया, एक स्कूल की इमारत उसमें चली गई, संपत्ति को काफ़ी नुकसान हुआ है, वहाँ पर भी सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है। तो ऐसे में अब वहाँ आसपास के गाँवों को भी सैंज घाटी में भारी नुकसान हुआ है। सैंज बाजार को अगर हम छोड़ दें तो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी भारी नुकसान लोगों को हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत संपर्क मार्गों की है। ऐसे में लोगों की जो जीवन रेखा है वो संपर्क मार्गों पर बहुत अधिक निर्भर करती है, लेकिन ये संपर्क मार्ग बड़ी संख्या में टूट गए हैं। अभी भी 686 के करीब सड़कें हिमाचल प्रदेश में बंद हैं, 5 NH बंद हैं। अब तो स्थिति अभी भी इतनी आसान नहीं है। कसोल घाटी में अभी भी विद्युत सप्लाई बहाल नहीं है। पिछले कल हालांकि सरकार की तरफ से दावा भी किया गया कि 4x4 जो वाहन हैं उनके लिए कनेक्टिविटी शुरू कर दी गई है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों के रात को लगातार फ़ोन आते रहे और ये कहा गया कि अब सिर्फ 2 या 3 वाहन है जिनको टो करके निकाला जा सका है, लेकिन अभी भी कसोल घाटी की तरफ वहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। कसोल घाटी में वाहन उसी प्रकार से फंसे हुए हैं। बिल्कुल राजेंद्र, बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है। हाल ही में खबर आई है कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। कुल्लू के जो इंटीरियर्स के कुछ गांव हैं वहां पर राशन और राहत सामग्री और कुछ दवाइयां पहुंचाने के लिए अभी भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तबाही किस कदर मची हुई है। ये तो वो तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं, बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जो सामने आ ही नहीं पाई हैं और उन्हीं नुकसान की तस्वीरों का जायजा लेने के लिए अंतर मंत्रालय टीम जगह जगह जायजा ले रही है, नुकसान का आंकलन कर रही है और बहुत जल्द केंद्र को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद कितना नुकसान हुआ है वो आंकड़ा खुलकर सामने आएगा। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और खबरें जारी रहेंगी, आगे आपको तबाही से और नुकसान से जुड़ी और खबरें देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। धर्मशाला से आपको खबर देंगे जहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट
के बजट के गड़बड़झाले की न्यूज 18 ने पड़ताल की और ग्राउंड जीरो पर जाकर आरोपी की हकीकत जानी। और दरअसल धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर सरेआम धन का दुरुपयोग करने की होड़ मची हुई है। कहीं स्मार्ट रोड तो कहीं बिजली पानी के नाम पर खर्च बेतरतीब तरीके से करोड़ रुपए किए जा रहे हैं, जबकि स्मार्ट वर्क और सामान्य कामकाज में कोई खास अंतर नहीं दिख रहा है। न्यूज 18 की टीम ने धर्मशाला के वार्ड नंबर 4 में स्मार्ट रोड का जायजा लिया, जिसके नाम पर खर्च तो करोड़ों रुपए हुए हैं, लेकिन स्थिति में कोई खास फर्क नहीं आया है। ये मार्ग जगह जगह से धंस चुका है। इस वार्ड में डीसी, रेजिडेंस, पुलिस, आला अधिकारियों समेत जजेस कॉलोनी भी है, लेकिन स्थिति देखकर नहीं लगता कि ये कोई वीवीआईपी एरिया है। यहाँ काम को मानकों के तहत किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व कमिश्नर एमसी धर्मशाला कैप्टन जेएम पठानिया जी मौजूद हैं। साथ ही हमारे नुमाइंदे विचित्र भी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। जेएम पठानिया जी, न्यूज 18 पर मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं। मैं आपसे सवाल लूं उससे पहले हकीकत हम जान लेते हैं। हमारे सहयोगी विचित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया है। वार्ड नंबर 4 का क्या हाल है विचित्र? देखिए जैस्मिन, वाकई जब हम लोग जो है ग्राउंड जीरो पर गए, क्योंकि लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे थे कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जो धन आया है उसका दुरुपयोग हो रहा है और बुरे तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। यानी आनन फानन में उस बजट को सिर्फ खपाया जा रहा है, उसका जो क्वालिटी वर्क है वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सामान्य तौर पर जो है तमाम विभाग अपने अपने स्तर पर जो है वो काम करते हैं। बाकायदा प्रदेश की सरकार उनको हर साल जो है वो बजट देती है, उनका बजट निर्धारित होता है और उस बजट के तहत जो है वो निर्माण कार्य होता है। लेकिन ये जो काम यहाँ पर धर्मशाला में हो रहे हैं वो क्वालिटी वर्क होना चाहिए था, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होने थे। और जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया था जैस्मिन, तो उस वक्त यही कल्पना की गई थी कि जो स्मार्ट शहर होंगे उनकी जो कल्पना है वो विश्व स्तरीय शहरों की तरह होनी चाहिए। यानी यहाँ पर जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, वो भी विश्व स्तरीय। यानी यहाँ के जो नागरिक है और या बाहर से जो भी लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो वो उनको लगे कि वो किसी अपने देश के शहर में नहीं बल्कि विदेश के किसी बड़े शहर में, जो विकसित कंट्रीज हैं उनके शहरों में वो घूम रहे हों। लेकिन हम लोग जब लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे थे, तो जब पौष जो नगर निगम धर्मशाला का जो पौष वार्ड है वो वार्ड है वार्ड नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर तमाम वीवीआईपी लोग जो हैं उनकी रेजिडेंसेस हैं, उनकी कॉलोनीज हैं और खुद जो डीसी हैं, जिलाधीश हैं, उनका रेजिडेंस भी उसी मार्ग पर है, उसी जगह पर है। और जब हम लोगों ने वहां पर जाकर देखा तो जो स्मार्ट जो परिकल्पना जो स्मार्ट रोड की थी कि वहां पर दोनों तरफ जो वो ऐसा फुटपाथ होना चाहिए जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बेखौफ चलने के लायक हो। वहां पर ग्रीनरी होनी चाहिए, वहां पर वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए, वहां पर जो है पब्लिक अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए, वहां पर जो है वो स्ट्रीट फर्नीचर होना चाहिए, जो क्वालिटी फीचर्स वहां पर होने चाहिए और वहां पर जो है यानी अबाधित जो ट्रैफिक है वो चल सके। लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचे तो देखते क्या है, वहां पर तो जो मनरेगा में पंचायतों के जरिए काम होता है, यानी मानकों को ताक पर रखकर वहां पर काम हो रहा है और जो काम होना चाहिए तय समय में, क्योंकि बहुत समय पहले ही इस योजना की स्वीकृति दी जा चुकी थी। लगभग 8 साल का वक्त गुजर जाने के बाद भी अगर धर्मशाला जो कि ग्लोबल सिटी मानी जाती है वहां पर अगर ये हाल है तो फिर सवाल पूछना तो लाजमी है। कैप्टन जेएम पठानिया जी, आप पूर्व कमिश्नर हैं एमसी के, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर ये बंदरबांट हो रहा है, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं इसमें आपको ये बताना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी का जो परिकल्पना थी वो ये थी कि हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट शहर बनेंगे, जिसमें धर्मशाला एक था और ये रेप्लिकेबल सिटी होंगी। रेप्लिकेबल का मतलब ये है कि यहाँ पे पूरा जोर लगा के हम स्मार्ट फीचर्स डालेंगे और दुनिया भर के जितने भी स्मार्ट शहर हैं उन सभी के फीचर्स को लाके यहाँ पे धर्मशाला में हम देंगे, ताकि दूसरे शहरों का जब विकास होता है तो वो उसको देख के उसको रेप्लिकेट कर सकें और उससे क्या होगा कि रेप्लिकेशन इफेक्ट होगा और दूसरे शहर भी इसमें बेहतर बनेंगे। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका जैसे ही स्मार्ट सिटी का जो प्रपोजल बना, जिसमें 90% लोगों से ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, आपने सुना होगा कि स्मार्ट सिटी की कोई डेफिनेशन डिक्शनरी में नहीं है। धर्मशाला के लोगों ने इसको डिफाइन किया कि धर्मशाला एक ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनना चाहिए, जहां पे लॉट ऑफ एक्टिविटीज हों और हर सीजन में और हर रीजन के लिए टूरिस्ट यहाँ पे आ सके। यहाँ के लोगों की लाइफ विश्व स्तरीय हो,
और यहाँ पे बच्चों की लाइफ विश्व स्तरीय हो, यहाँ पे रोजगार के साधन हो, तो इसकी प्रपोजल बनी। लेकिन आज जैसे विचित्र जी ने एक्सप्लेन किया कि इसमें जैसे ही पैसा हमारे पास आया वैसे ही हम बड़ा साफ तरीके से इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे होड़ मच गई कि अलग अलग विभागों ने अपने बजट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की, चाहे पिछली सरकार हो, चाहे ये सरकार हो, या उस टाइम के ऊपर की सरकार हो। उन सभी ने जितने भी विभाग थे यहाँ पे उसको पैसा देना बंद कर दिया जो रेगुलर बजट में आता है। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर अर्बन लोकल रोड्स को इम्प्रूव करने के लिए हर साल तकरीबन 10 करोड़ के करीब आता था जब मैं डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट था। पास के लिए 10 करोड़ रुपया पूरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कमेटीज में आता था। सीवरेज के लिए 40 करोड़ के आसपास पैसा आता था। वो सारा पैसा धर्मशाला स्मार्ट सिटी में आना था यूजुअली, और उसने स्मार्ट सिटी के पैसे के साथ कन्वर्ज होना था और उससे लोगों को सुविधाएं मिलनी थी। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अभी एक 13 जून को इन्होंने बीओडी किया है, उसमें इवन रोड सेफ्टी से बजट से जो पैसा आता है हमारा यहाँ पे उसके रोड सेफ्टी के लिए, उसमें भी क्रैश बैरियर लगाने का पैसा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट स्मार्ट सिटी लिमिटेड से मांग रहा है। आईपीएच डिपार्टमेंट के पास सीवरेज का पैसा आता है, लेकिन और इसमें स्मार्ट सिटी ने काम करना था, लेकिन आईपीएच विभाग यहाँ से पैसा मांग रहा है। जी धर्मशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो जैसे बिल्कुल बाढ़ आ रही हो। जी पठानिया साहब, यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब लेना जरूरी है। 2015 में, अगर मैं गलत नहीं हूं आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, 2015 में लगभग 2109 करोड़ के आसपास का ये पूरा जो प्लान था, पूरा बजट था जो पास हुआ था। उसके बाद जैसे ही पैसा आया आपने कहा कि उसकी बंदरबाट शुरू हो गई, हर विभाग ने अपना जो एक्सपेंडिचर था उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाना शुरू कर दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जब सरकारें बदली और फिर जो पॉलिटिकल अनइन्वॉल्वमेंट देखी गई, उसके बाद राज्य सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि माना यह जा रहा था कि केंद्र और राज्य सरकार की 50-50% की जो साझेदारी है उसके तहत स्मार्ट सिटी का काम होगा। लेकिन जो वित्तीय हालत थी हिमाचल प्रदेश की, उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच और कहा कि भाई हम सिर्फ 10% दे सकते हैं, तो केंद्र सरकार ने अपने हाथ उस दौरान पीछे खींच लिए। तो ये भी कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने एज अ कैटलिस्ट एक्ट किया और कंट्रीब्यूट किया कि स्मार्ट सिटी धर्मशाला का जो काम आज अधर में लटका हुआ है वो जस का तस ही बना हुआ है। क्या इन फैक्टर्स को भी हम मान सकते हैं, ये भी कारण रहे होंगे? जी नहीं, मैं इसको इस तरीके से बोलता हूँ, ये टोटल अनप्रोफेशनलिज्म है। जैसा आपने कहा कि 2109 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन 2109 करोड़ रुपए में से सिर्फ 1000 करोड़ रुपया जो था वही भारत सरकार और हिमाचल सरकार से आना था। इसके साथ 669 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो थे वो हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थे। 253 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट थे, वो कन्वर्जेंस के प्रोजेक्ट थे जो विभिन्न स्कीमों में भारत सरकार से हमने लेने थे। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का पैसा देने का सवाल है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कमिट किया था जब हमारा, अदरवाइज हमारी सिलेक्शन ही ना होती। अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा बोलती कि हम पैसा नहीं दे सकते हैं तो इसमें सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं था। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने कमिट किया था कि हम 500 करोड़ रुपया अपना देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहूंगा कि इसमें एक थोड़ा सा जनता को मूर्ख बनाने वाला काम भी हुआ, जिसमें पहले ऐसा बोला गया कि भारत सरकार मान गई है कि हम 90-10 के ऊपर देंगे, या तो ये कहते कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम 100 करोड़ रुपया ही देंगे। लेकिन लोगों को ऐसा मूर्ख बनाना ठीक नहीं है कि उनको कहा कि भारत सरकार 900 करोड़ पे 90-10 पे मान गई, लेकिन साथ में उसमें एक लाइन लिख दी कि भारत सरकार का शेयर जो है वो 500 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। 90-10 पे 900 करोड़ भारत सरकार से आना था। इसका मतलब ये है कि भारत इसका स्मार्ट सिटी का बजट जो था उसको ही 450 करोड़ कम कर दिया। अब ये चीज जो है, ये सरकारों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जनता को अंधेरे में रख के या मूर्ख बना के इसको काम को किया जाए। पब्लिक प्राइवेट बिल्कुल पठानिया साहब जी, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि स्मार्ट सिटी
प्रोजेक्ट जो था 2015 में एक अलग ढांचे के साथ शुरू हुआ था और जैसे जैसे समय बीता उसका पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया गया, उसका पूरा बजट ही बदल दिया गया, जिसका जिक्र अभी आपने किया। लेकिन मौजूदा समय में स्थिति यह है कि इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर धर्मशाला की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। पूर्व कमिश्नर एमसी धर्मशाला जे.एम. पठानिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। पठानिया साहब, हमसे जुड़ने के लिए, न्यूज 18 हिमाचल को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी बिचित्र ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इन हालातों का जायजा लिया है। बिचित्र, रिएक्शंस आप लेते रहिएगा। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ। नमस्कार।